वहां हुई मुझे मोहब्बत, वहां मैं इश्क और मुश्क के चक्कर में पड़ी। ऐसा इश्क जिसने तहलका मचाया। यूपीएससी के लगातार अटेम्प्ट्स देने के बाद मेरे अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हुए। सुबह मुझे कहीं ना कहीं ये ताने मारे जाते थे, जिससे सुबह नहीं उठा जाता है वो लाइफ में क्या कर लेगा। घर वालों को बहुत ही डिफिकल्ट स्टेप लगा मेरा। उन्होंने मुझसे बोला कि याद रखना, शादी के बाद जब लड़की घर छोड़ती है तो बाप के घर भी जाना और पति के घर जाना दोनों बहुत दुश्वार हो जाता है। क्या उसने कभी तुम्हें मारा? उसने क्या तुम्हें कभी गाली दी? शायद ये सब कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने ये डिसीजन लिया। कहते हैं लीक से हटकर चलने वालों को बगावती, अंग्रेजी में इसे बेलिजरेंट बोला जाता है या कम्बैटेंट। दंगल कह लीजिए, दंगल लड़ना, या इसके अलावा एक और शब्द है जो कॉमन प्रचलन में यूज किया जाता है, उसे कहते हैं रेबल। तो ये कहानी है रेबल की। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा पारिजात सिंह है। मैं सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं। कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद से। सन 1990 में मेरी पैदाइश हुई और मैं इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की मूलतः निवासी हूँ। अरे हाँ, मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई। जी, मैं डाइवोर्सी भी हूँ। ये बात मैं बताना अक्सर भूल जाती हूँ, लेकिन आजकल कोशिश कर रही हूँ खुद को रिमाइंड कराने की, क्योंकि मैं भूलना भी चाहती हूँ तो लोग मुझे भूलने नहीं देते हैं। तो ये जो कहानी है मेरे डिवोर्स की, ये एक बहुत ही बढ़िया पहलू है। और नई शादी होने के बावजूद, 3 साल बीतने के बावजूद, और मुझे लगता है शायद अगर कभी मेरे बच्चे हुए भी, उसके बावजूद भी मुझे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे किसी की फॉर्मर वाइफ के नाम से ही परिचय देते हैं। तो इसलिए मैं खुद को याद दिलाना चाहती हूँ कि हाँ, मैं डिवोर्सी हूँ। तो बात है साल 2006 की। मैं क्लास 10th में पढ़ती थी, 10वीं में। 10वीं में मेरे काफी अच्छे नंबर आए थे और अच्छे नंबरों के बावजूद आने पे, टॉप करने के बावजूद भी मैंने ये निर्णय लिया कि मैं साइंस नहीं लूंगी और मैं कहीं ना कहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज बहुत अट्रैक्ट करता था तो मैंने ह्यूमैनिटीज लिया। हाल ये था कि 12वीं में भी जब मैं आ गई तो भी मेरे कुछ टीचर्स और प्रोफेसर्स मुझे टोकते थे और कहते थे, अरे तुम अपना लाइफ बर्बाद कर रही हो, इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी तुम साइंस क्यों नहीं पढ़ रही हो। मैंने उस दिन मन में ठानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साइंस वाले को तो पछाड़ के रहूंगी। 12th के नंबर आए 2008 में और मैंने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया। सेंट्रल कमांड में, हम आर्मी स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे कमांड्स होते थे, तो जो सेंट्रल कमांड है यानी कि मध्य भारत का जो कमांड एरिया था, उनके आर्मी स्कूल्स में मैंने टॉप किया। सो मच सो कि मैंने अपने आर्मी स्कूल के एक बहुत अच्छे दोस्त जो था, वो साइंस बैकग्राउंड का टॉपर था, मैंने उसको पछाड़ा। और एक चलते ओपन असेंबली में मेरी प्रिंसिपल ने मुझे रिवॉर्ड किया और इस चीज की बहुत तारीफ की। सो दैट वाज द फर्स्ट रेबल ऑफ माय लाइफ। उसके बाद एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आया कि 12वीं के बाद क्या किया जाए। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस दिए, सारी चीज दी। कहीं ना कहीं यूपी के माँ बाप में वो एक बैक ऑफ द माइंड ये इंगित रहता है कि यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो इसको या तो इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे और वो नहीं हुआ तो आईएएस की तैयारी करवाएंगे। तो मेरे पिता ने एक बार मुझे बड़े मन से बोला कि बेटा क्यों नहीं तुम यूपीएससी की तैयारी करती। एंड ऐसे में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुम्हें दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन करना चाहिए और वहीं पे तुम रहकर आईएएस की तैयारी करो। तो ऐसे मेरा दिल्ली प्रवास हुआ। उस समय मेरे पार्थ सारथी बने मेरे पिता। पूरे पूरे खानदान ने इस चीज को प्रोटेस्ट किया। बोला कि आपकी 3 बेटियां हैं, आप दहेज का पैसा ना जोड़कर इनको दिल्ली भेज रहे हैं, आपको पता है कि कितने खर्चे होंगे, और उस पर भी ये लड़की साइंस की पढ़ाई नहीं कर रही है या आर्ट्स की पढ़ाई कर रही है। मेरे पिता ने, मेरी माँ ने सारे ताने सुने और उसके बावजूद भी बोला कि नहीं, चाहे जो हो, चाहे जैसा हो, जितने भी पैसे लगे, हम अपनी बिटिया को बाहर भेजेंगे। ऐसे में मेरा दिल्ली आगमन हुआ, दिल्ली प्रवास हुआ। दिल्ली में मैं गार्गी कॉलेज आई। एकदम से दिल्ली में आके मुझे कल्चरल शॉक लगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे शहर से आई थी और यहाँ पर सडनली मैंने देखा कि प्रोफेसर्स जीन्स पहनती हैं, क्लास में वो कॉफी के मग्स लेकर आती हैं। सो इट वाज वेरी लिबरेटिंग फॉर मी एज एन एक्सपीरियंस। और धीरे धीरे करके मैंने कॉलेज में अपनी जगह बनाई। मैंने साथ में बहुत सारी प्रतिस्पर्धाओं का पार्टिसिपेट किया उनमें, और मैंने अपने घर से एक लिमिटेड अमाउंट जो पैसा मिलता था, मैं एक्स्ट्रा ट्यूशंस पढ़ाती थी। मैं कुछ ना कुछ करिकुलर एक्टिविटीज करके अपने जेब खर्च निकालती थी। और मैंने हमेशा से ये सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले मेरी मिडिल क्लास वैल्यूज हैं, लेकिन मुझे लाइफ मीडियोक्रिटी वाली नहीं चाहिए। ऐसे में 3rd ईयर के बाद फिर वो सवाल द्वंद आया कि अब क्या किया जाए।
लेकिन बात ये हुई कि पिताजी का कहीं ना कहीं एक मन में कसक थी कि यदि बेटी ने दिल्ली छोड़ा तो इनकी पढ़ाई रह जाएगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कोशिश करो, यदि तुम दिल्ली में कोई एंट्रेंस निकालो ताकि दिल्ली तुम्हारी ना छूटे। हमने सुना था कि जो कुछ नहीं करते हैं वो वकालत करते हैं। ऐसे जीवन में मेरे वकालत का आगमन हुआ और उसका भी कारण ये था कि यदि वकालत पढ़ेंगे तो 3 साल के लिए डीयू का हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल में रह के साथ में कोचिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो साउथ कैंपस के एलीट गर्ल्स कॉलेज से आई वेंट टू नॉर्थ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दैट जस्ट चेंज्ड माय एंटायर लाइफ एंड पर्सोना। फर्स्ट ईयर जाते ही वो कॉलेज की खुमारी, क्योंकि 3 साल गर्ल्स कॉलेज में थी तो अचानक से बड़ा ही अच्छा माहौल मिला और वहां पे मैंने जाते ही ये डिसाइड किया कि क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। आनन फानन आहे बगाहे मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीत भी गई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉइंट सेक्रेटरी रही अपने कॉलेज में। 3 साल का दरमिया जहां तक मुझे याद है मैंने सिर्फ सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के बिताया है, लेकिन हाँ, वहां हुई मुझे मोहब्बत। वहां मैं इश्क और मुश्क के चक्कर में पड़ी। ऐसा इश्क जिसने तहलका मचाया न सिर्फ मेरे जीवन में शादी से पहले बल्कि शादी के बाद भी। तो यहाँ से आगमन होता है मेरी लव लाइफ का। पढ़ाई तो कर रही थी लेकिन साथ में कोई पसंद आ गया। अपने ही घर परिवार परिवेश का था, अपने ही स्टेट से बिलोंग करता था। कुछ उम्र का फासला था लेकिन लगा कि ये मेरे लिए जोड़ा अच्छा रहेगा। घर वाले बहुत नहीं मान रहे थे क्योंकि उनको इस बात से परेशानी हो रही थी कि सडनली जो इतनी करियर ओरिएंटेड लड़की थी ये एकदम से प्यार में क्यों पड़ गई है। पर मैंने तो ठान ली थी कि प्यार किया है तो फिर शादी तो करूंगी। कर ली शादी। शादी के बाद सडनली आपका जो सिस्टम फेलियर होता है वो मुझे, या ग्रिड कोलैप्स जिसे कहते हैं, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बड़ा डिप्रेसिंग फेज था। सब ये कहते हैं कि नहीं डाइवोर्स होना आसान है। मुझे ये लगता है कि कोई भी शादी इसलिए नहीं करता है कि वो डाइवोर्स करे। किसी को खुशी नहीं मिलती है कि वो डाइवोर्स करे। और डाइवोर्स आज भी बहुत बड़ा टैबू है हमारे कंट्री में, और स्पेशली हम जैसी लड़कियों के लिए जो बहुत छोटे शहर से उठ के आए हैं। आज भी हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। आज भी मैं छुट्टियों में जाती हूँ तो मैं अपने गांव जाती हूँ और वहाँ आज भी पुराने दामाद को नाम लेकर याद किया जाता है और मेरे घर परिवार वाले रोते हैं या सोचते हैं कि बेटी के साथ क्या हुआ। अब बात करते हैं कि शादी के टूटने का कारण क्या था। कहीं ना कहीं एक कारण ये था कि मुझे लगता है जैसे कि हर कोई, पहले मुझे ये चीज बड़ी टीस पहुंचाती थी और तकलीफ देती थी जब कोई कहता था अरे ये तो बहुत करियर ओरिएंटेड है। पहले ये मुझे गाली जैसे कान में लगता था, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि करियर ओरिएंटेड होना कुछ गलत नहीं है। आप करियर को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी वाइफ भी बन सकते हैं, आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप घर परिवार भी चला सकते हैं। तो मेरे पुराने हस्बैंड के साथ कहीं ना कहीं न बनने का कारण ये था कि मैं आगे पढ़ाई करनी चाहती थी और हमारे बीच में कहीं ना कहीं इस तरीके का मैनिपुलेशन था कि उनका सहयोग बहुत नहीं मिल रहा था। और इस पॉइंट पे आते आते अलोंग विद अदर थिंग्स ऐसी एक स्थिति आई जब मेरा बातचीत नहीं होती थी। एक घर में रह के हम 2 अलग कमरों में रहते थे। तो मैंने एक समझदार इंसान की तरह ये बोला कि इसको खींचने के बजाय, एक प्रोफेशन में होके रोज एक दूसरे को देखने के बजाय, ये बेहतर रहेगा कि एक सभ्य तौर पे हम अपने रास्ते अलग करते हैं। दोस्ती रहे ना रहे लेकिन कम से कम मन में मलाल ना रहे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और हर किसी के अंडरस्टैंडिंग के या समझदारी के लेवल्स अलग है। मुझे एक वाकया याद है, मैंने हर किसी को बताया नहीं, बट मैं बहुत ही डिप्रेशन वाले फेज में चल रही थी क्योंकि यूपीएससी के लगातार शादी के अटेम्प्ट्स देने के बाद मेरे अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हुए। सुबह मुझे कहीं ना कहीं ये ताने मारे जाते थे, जिससे सुबह नहीं उठा जाता है वो लाइफ में क्या कर लेगा। मेरे को तकलीफ होती थी कि मैं बायोलॉजिकली शायद मेरा मॉर्निंग क्लॉक नहीं है, मेरा नाइट क्लॉक है। रात के 12 बजे, रात के 1 बजे मैं सुपर अलर्ट रहती हूँ, माइंडफुल रहती हूँ। और मैंने कोई भी एग्जाम क्लियर किया, ये छोटी छोटी चीजें अगर निकाली हैं या केंद्रित रही हूँ तो वो रात का शायद 12 बजे का समय होता था। सबके अपने रहने का, पढ़ने का, चलने का स्वभाव है। तो शादी में अगर यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि नहीं लड़की सिर्फ खाना बनाए, लड़की सिर्फ ये करे या हाउस होल्ड चोर्स सिर्फ वही संभाले, इसके बावजूद कि आप दोनों चीजें बैलेंस आउट करते हुए आ रहे हो, ऐसे में एक पॉइंट पे बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक नॉर्थ था, एक साउथ था। बात में एक समय ऐसा आया कि सेम घर में रहते हुए बात होना बंद हो गई। वैचारिक मतभेद बदल गया मनभेद में, हम एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते हैं और ये एक बहुत ही दुखद फेज होता है एक रिलेशनशिप के लिए।
वाकया ये है कि मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बताया और मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि यूपीएससी ना निकलने के बाद जो इतने इयर्स फ्यूटाइल रहे, जो वेस्ट हो गए उस डिप्रेशन में कि शादी भी नहीं चल रही है और एग्ज़ाम भी नहीं निकल रहा है, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई करती हूँ। जब मैंने ये चीज़ डिसाइड की तो बहुत ही कम समय बचा हुआ था, तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जहाँ का फॉर्म बचा हुआ था। सारे स्कॉलरशिप के फॉर्म्स जा चुके थे। मैंने किस तरीके से 5,000 रुपए जोड़ के, जो उस समय बहुत बड़े वैल्यू मुझे लग रही थी, मैं वकालत करना मैंने धीरे-धीरे मध्यम तौर पे स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरी कोई बहुत ही फ्लरिशिंग प्रैक्टिस थी। तो मैंने किस तरीके से पैसे बचा-बचा के अपना एंट्रेंस का फॉर्म भरा, 1 डेढ़ महीना लगा और जब जनवरी 2019 में 19 में मेरा रिजल्ट आया, तो मैं उसके आस-पास देख रही थी जिन-जिन का कैम्ब्रिज में हो गया था, उन्होंने बड़े-बड़े पोस्ट लिखे थे लिंक्डइन पे, उन्होंने बड़ी-बड़ी कहानियाँ लिखी थी, उनके घर वाले बहुत खुश थे। मेरे ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि इतना बड़ा पैसा कैसे आएगा? मैं इन लोगों को बताऊँ कैसे कि मैं जाना चाहती हूँ? एक समय ये आया कि जब मैंने अपने एक्स हस्बैंड से ये बात डिस्क्लोज़ की और उसे बताया, तो बधाई तो नहीं मिली, लेकिन ये ज़रूर आया कि मुझसे मत उम्मीद रखना कि मैं पैसे दे पाऊँगा। तो कभी-कभी तकलीफ होती थी इन बातों को लेके, मैंने यही मन में ठाना कि चाहे जो हो, जाऊँगी तो मैं ज़रूर। तो ये जो मेरा रेबेल था कि उस शादी में रहते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने भविष्य के लिए, अपनी भले मनसाहत के लिए या अपने अच्छे करियर को बनाने के लिए ये डिसीजन लूँगी। घर वालों को ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेप लगा मेरा। उन्होंने मुझसे बोला कि याद रखना, शादी के बाद जब लड़की घर छोड़ती है, तो बाप के घर भी जाना और पति के घर जाना, दोनों बहुत दुश्वार हो जाता है। पर मैं इतना जान चुकी थी कि यदि लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और उसके हाथ में 4 पैसे हैं, तो उसको शायद किसी से डिसीजन मेकिंग या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल जाने से पहले मैंने अपने आप को, अपने शरीर को यातना दी। मैंने अपना शादी का घर छोड़ा और मुझे याद है वो दिन 2018 में, जब मैं हाथ में 2 बैग्स लेके, जिनमें सिर्फ मेरे कचहरी के काले और सफ़ेद कपड़े थे और कुछ मेरी फाइलें थी और पसंदीदा किताबें और हाँ, फ्रिज मैग्नेट्स, क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक था। ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं उस घर से बाहर निकल गई। 1 साल कैम्ब्रिज जाने से पहले मैंने एक पीजी लिया। मैंने ज़मीन पे गद्दा डाल के मैं सोई, मैंने कोई एसी नहीं चलाया, क्योंकि मैं उस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना चाहती थी। मैं ये खुद को याद दिलाना चाहती थी कि मुझे एक-एक रुपए बचाने हैं, क्योंकि मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं है, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। तो मैंने पैसे कमाए और जुट के पैसे कमाए और उस पैसे से एंड ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स के, मेरे सिबलिंग्स के, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के सपोर्ट के थ्रू मेरा कैम्ब्रिज जाना हुआ। मैं उस समय शादी में ज़रूर थी। बार-बार अक्सर यही बातें होती थी कि खत्म कर लेते हैं, लेकिन बड़ा ही मुश्किल होता है उस समय ये इमोशनल कॉन्कॉक्शंस और वो एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन, क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। पर जब मैं वहाँ गई तो कैम्ब्रिज जाके मेरी दुनिया बदल गई। क्या मुझे बाहर की हवा लग गई, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं? जवाब है नहीं। वहाँ हवा-पानी ही बदल गया। जहाँ लोग पूरे-पूरे समय लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते थे, मैंने अपने 3-4 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस को वहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पे अपनाया। काफ़ी नेटवर्किंग की, काफ़ी मेहनत की और 2019 खत्म होते-होते जैसे ही हमारा नेक्स्ट ईयर 2020 स्टार्ट हुआ, कोविड आ गया। कोविड की हार्डशिप्स ऐसी कि जो मुझे पैसे मिलते थे मेरे इंडियन रिटेनर्स से, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। वहाँ की मेरी 2 सीखें हैं और 2 एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत काम आए। मैंने ये सीखा कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। मैंने प्रैक्टिस करना सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट किया था और वहाँ एक समय ऐसा आया कि मैंने लोगों की प्लेट उठाई एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम करके। मैं शाकाहारी हूँ, वहाँ पे लोग हड्डियाँ खाते थे और मैं उनकी प्लेटें उठाती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैंने ये सीखा कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। मैंने बारटेंडर के तौर पे वहाँ पे कॉकटेल्स बनाना स्टार्ट किया। मैंने योगा सिखाया वहाँ के लोगों को। मैं इस तरीके से अपने आप को काम में ढाले रखती थी, साथ में पढ़ाई करती थी। ऐसे मैंने अपना कैम्ब्रिज प्रवास बिताया। फाइनली मुझे वहाँ पर, चूँकि कोविड का दौर था, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि कोर्ट्स वगैरह भी बंद हो जाएँगे। वकालत मुझे बहुत पसंद आती थी, मुझे बहुत रास आती थी और 1 साल का ब्रेक लेने के बाद मैंने सोचा था कि बिल्कुल जुट के वापस जाके मैं वकालत करूँगी। हालाँकि जब मैं भारत आई, तो सब कुछ बदल चुका था।
कोविड पे वहां रहकर बाकी सब इंडिया आ चुके थे, लेकिन मैंने वहां पे कुछ महीने और बिताए। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने सोचा समझदारी इसी में होगी कि चूंकि मेरे ऊपर कुछ लोन्स हैं, मैंने अपनी पुरानी शादी की ज्वेलरी पे गिरवी रखी थी। मेरी माँ बड़ी दुखी हुई थी कि ये औरत का जो गहना होती है, बेटा इसको नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मैंने यही बोला कि माँ, मैं इतनी सक्षम हूँ, इतनी संबल हूँ कि मैं एक नहीं अपने लिए 10 गहनों के सेट बनवा लूंगी, लेकिन आज मुझे जरूरत है। तो उन गहनों ने, उस लोन ने और ऐसी ही छोटे छोटे सपोर्ट की वजह से मुझे एक मास्टर्स इन इंटरनेशनल लॉ की डिग्री प्राप्त हुई। एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा और कैम्ब्रिज ने मुझे ये सिखाया है कि आपको हमेशा हम्बल और ह्यूमिलिटी के साथ जीना चाहिए। आपकी शुरुआत कहीं से हुई हो या आपका अंत कुछ भी हो, आपको अपनी जड़ों को पकड़ के रखना चाहिए। ये मेरी वहाँ की सीख थी। यहाँ पर आके मैंने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ ज्वाइन किया। मुझे लगता है एक बहुत ही समझदारी भरा डिसीजन था। बात आती है आखिरी चरण की, जो मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे डिसाइसिव फेज था। वो डिसाइसिव फेज था एक वेल पेइंग जॉब, एक बहुत ही अच्छी, मुझे लाखों लाख में वहां पे पैसे मिलते थे। मैंने डिसाइड किया कि यहाँ मेरा कुछ मन कम सा लग रहा है और मैं नहीं जस्टिस कर पा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने के बावजूद, अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस होने के बावजूद, अच्छे अप्रेजल्स होने के बावजूद मुझे नहीं लगता मेरी तासीर ऐसी है कि मैं यहाँ पे टिक पाऊंगी। मैं सोनीपत में रहती थी। बड़ी हिम्मत से, बड़ी जुर्रत से पैसे इकट्ठा करके मैंने पहली बार अपना ऑफिस एक बनाया, अपना ऑफिस खोजा। 30 साल की उम्र में मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रनूतन लीगल, जो मेरे और मेरे माता के नाम से मिलकर बना हुआ है। उस फेज में मैंने अपने हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को बहुत रिक्वेस्ट की और फाइनली हमारी वो निर्जीव शादी विच्छिन्न हुई, एमिकेबली, कंसेंट के साथ, क्योंकि हमें पता था कि आज भी हम रोज एक दूसरे को सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, हम एक दूसरे को देखते रहेंगे। तो बहुत ही सिविलाइज तरीके से वी पार्टेड आवर वेज। समय आता है या दौर आता है सब कुछ छोड़ छाड़ के विच्छिन्न होने के बावजूद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आना। मुझे लगा था सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद और बीच में कैम्ब्रिज की डिग्री और ब्रेक लेने के बाद जब मैं वापस जाऊंगी तो प्रोफेशन मेरा बाहें खोल के स्वागत करेगा। जब मैं वापस गई तो मुझे समझ आया कि ये इतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा था। हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन सटल अंडरटोन्स में, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तरीकों से, कभी सिंपैथी के साथ, कभी कटाक्ष के साथ कानों में सुनाई पड़ता था, ये तो इसकी फॉर्मर वाइफ है, ये तो डिवोर्सी है, हाय बेचारी के साथ क्या हो गया। कुछ लोगों ने सच में सांत्वना देने के लिए पास में आके बात की। लेडीज बार रूम की गॉसिप्स, चलते फिरते कॉरिडोर्स के गॉसिप, और एक पॉइंट ऐसा आया कि सुनते सुनते कानों को मैंने बहुत ही मजबूत बना दिया। जिस दिन डाइवोर्स के पेपर्स साइन हो रहे थे उस दिन भी मैंने आखिरी बार खुद से ये सवाल आंख बंद करके पूछा, क्या तुम ये कर सकती हो? क्या उसने कभी तुम्हें मारा? उसने क्या तुम्हें कभी गाली दी? शायद ये सब कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि कुछ आपके अंदर की ऐसी तकलीफें होती हैं जो आप चाहे ना चाहे नहीं बता सकते हैं। शादी जरूरी है, लेकिन डाइवोर्स हो जाना आपको एक नई दुनिया दिखलाता है। भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन यदि आपके साथ कभी डाइवोर्स होता है तो टेक इट ऑन योर स्ट्राइड, और आप बिल्कुल इस बात को लेके दुखी मत हो और परेशान मत हो कि लोग मुझे डाइवोर्सी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। मैंने अपने गांव के रिश्तेदारों को, अपने घर परिवार के दूर दूर के रिश्तेदारों को खुद से बताया कि ऐसी ऐसी चीज हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रेम विवाह करने के बाद मेरे माँ बाप के ऊपर उंगली उठे या उन्हें इस चीज के प्रति जवाबदेही देनी पड़े। इन सबके दरमियान मेरी फैमिली का बहुत ही सपोर्ट था। जहां बचपन से हमें बोला जाता था कि बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, वहां लाइफ का एक ऐसा फेज आ गया जहां पेरेंट्स हर चीज बहुत नेचुरली एक्सेप्ट करने लगे। इन सब के बाद लाइफ में एक बहुत ही अच्छा फेज आया। मेरी दोबारा शादी हुई। आई मेट अ वंडरफुल पर्सन। मेरी महिलाओं से मोर सो स्पेसिफिकली ये दरख्वास्त है या ये रिक्वेस्ट है या मेरा सारांश है आज तक के ऑल द गुड्स एंड बैड एक्सपीरियंसेस का, कि यदि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो
आपको कभी भी किसी से डिसीजन या किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को इतना ऊंचा उठा लीजिए, लकीर इतनी लंबी खींच दीजिए कि वहां उसको कोई क्रॉस ना कर पाए। बात करते हैं सक्सेसफुल की। सक्सेसफुल मैं अपने आप को इसीलिए कहना चाहूंगी कि आज मैं आपके साथ अपने जीवन की कहानी साझा कर पा रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, जोश टॉक के माध्यम से। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी जीवन की कहानी और अपनी बातें लोगों के समक्ष साझा कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद है जोश टॉक्स का।